हेलो क्लास ट्वेल्थ, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग अपने सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन, अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए, जो कि आपका 27 को है, उसके लिए केस स्टडी करवा रहे थे। बट कुछ कुछ स्टूडेंट का था कि सर चैप्टर 1 से लेके 8 तक तो फंडामेंटल एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वो दिमाग में है, तो वो तो हो जाएगा। पार्ट बी जो फाइनेंस है, सर कुछ केस स्टडी उस चैप्टर से करवा दीजिए। तो चलिए आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कुछ केस स्टडीज करेंगे। 8-10 केस स्टडी आई थिंक होगा यहाँ पे, जो कि इंपॉर्टेंट होगा, जो कि मेरा एंटिसिपेशन से है कि इसमें से आना चाहिए, इस तरीके का क्वेश्चंस आना चाहिए आपके एग्जाम में। तो चलो एक एक करके सारे 3 मार्क्स 4 मार्क्स 6 मार्क्स सबका 3-3 क्वेश्चन केस स्टडी हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो पहला केस स्टडी आपके स्क्रीन पे, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग, चलो यहाँ पे आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होगे, इतना तो है मुझे विश्वास आप लोगों पे, क्योंकि अब तो एग्जाम आ गया तो 2-3 दिन अच्छे से पढ़ेंगे। बट एक चीज और, जो भी बच्चा केस स्टडी बनाने के लिए जा रहा है, प्रैक्टिस करेगा, वो फीचर्स, इंपॉर्टेंस, प्रोसेस बेटा अगर आपके दिमाग में नहीं है तो काइंडली वन शॉट वीडियो सारा प्लेलिस्ट पे है, जाकर के कर लो। क्योंकि जस्ट एग्जांपल, अगर कोई केस स्टडी में कोई केस है और पूछ रहा है कि बताओ एवं जो केस है उस केस में कौन सा इंपॉर्टेंस का डिस्कशन किया गया है, तो बेटा आपको 5 इंपॉर्टेंस अगर उसका आ रहा है तभी ना आप उसमें से एक यहां पे जज करोगे, आइडेंटिफाई करोगे। आ रहा भाषा में? तो इंपॉर्टेंट केस स्टडी बनाना नहीं है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को याद करना है। आ रहा भाषा में कि कितना फीचर से कितने, वो सारा क्लासरूम में बहुत तगड़े तरीके से मैंने पढ़ा रखा है आप लोग सभी को, और सबका वन शॉट वीडियो भी है, चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 12, इवन 13 का भी है। तो 13 तो खैर आप लोगों का चैप्टर नहीं है। चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट से लेकर के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 तक का वीडियो वन शॉट बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल वे में डला हुआ है। सब वीडियो विद इन 1 आवर का है, यानी कि 30 मिनट 35 मिनट 40 मिनट का एवं का कोई वीडियो नहीं है। आप लोग जाकर के प्लीज वहां पे देखो, आरा भाषा में हर एक वीडियो को जाकर के आप लोग देखो। मान लो 12 चैप्टर है, 12 घंटा या 10 घंटे में सारा का सारा वीडियो आप लोग देख लोगे। तो पहले तो केस स्टडी बनाने से पहले आप लोगों को एकदम नेसेसरी है कि हर एक केस चैप्टर का आप लोगों को जानकारी होना चाहिए, फीचर्स का, इंपॉर्टेंस का, प्रोसेस का, टाइप्स का। दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ प्लान, ईच एंड एवरीथिंग, राइट। तो यहां पे बोला गया है कि केस स्टडी बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है उसका कॉन्सेप्ट को याद रखना। केस तो जरूरी नहीं कि ये सेम टू सेम आपका केस स्टडी एकदम विथ डेटा आ जाएगा आपके एग्जाम में, बट आएगा इसी पैटर्न से, ये तो गारंटी है ना। तो बेटा आप तभी ना बनाओगे तब आपको याद होगा कि क्या क्या चीजें यहां पे पूछा गया है ना। तो केस स्टडी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कॉन्सेप्ट। तो वन शॉट वीडियो में जाकर के कॉन्सेप्ट देखो, तब आना केस स्टडी बनाने प्लीज। चलो देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडी मैं यहां पे आप लोग कराऊंगा। चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट से, बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट यहां पे बोला गया कि जिसमें आप लोगों को फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, ये सारा चीज को बारे में बताया गया है ना। तो चलो आओ देखते हैं कि क्या पहला केस आपसे पूछ रहा है। पहला केस आपसे पूछता है कि पिनाकल लिमिटेड डील्स इन द सेल ऑफ स्टेशनरी एंड ऑफिस फर्नीचर। बोलता है कि एक कंपनी है जो कि डील करता है, स्टेशनरी का सेल करता है एंड ऑफिस फर्नीचर बनाता है ना। दे सोर्स द फिनिश्ड प्रोडक्ट फॉर रेपुटेड ब्रांड विथ गिव द 4 to 6 month क्रेडिट। बोलता है यहां पे क्रेडिट पे देने का बात हो रहा है ना। यहां पे बोल रहा है कि ये फिनिश प्रोडक्ट देगा, रेपुटेड कंपनी से इसको मिल रहा है 6 मंथ के क्रेडिट पे। सीइंग द डिमांड फॉर इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इसने अब एक चीज देखा कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम का डिमांड बढ़ रहा है मार्केट में। दे आर ऑल्सो प्लानिंग टू मार्केट 3 आइटम्स बाय ओपनिंग आउटलेट थ्रू आउट इंडिया। पूरे इंडिया में आउटलेट को ओपन करके ये सारा आइटम को उसने प्लान करा के मार्केटिंग करने का, राइट। फॉर दिस, इसके लिए बाय ओपनिंग आउटलेट थ्रू आउट इंडिया उसको खोलना पड़ेगा, ठीक है। फॉर दिस दे हैव डिसाइडेड टू ज्वाइन हैंड्स विथ अ जापानीज इलेक्ट्रॉनिक गुड्स फॉर मैन्युफैक्चरर। उसने जो ये दिमाग लगाया कि बेटा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का आइटम का डिमांड बढ़ रहा है, उसने हाथ मिलाना चाहा एक जापानी कंपनी था उसके जापानीज कंपनी के साथ, राइट। किस चीज का? मैन्युफैक्चरर का। अब इसमें तुमको क्या करना है सर? आइडेंटिफाई करो एंड स्टेट एनी 2 फैक्टर्स दैट वुड अफेक्ट द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ पिनाकल लिमिटेड एंड डिस्कस्ड एबव।
देखो यहां पे बोलता है कि तुम वो पिनाकल लिमिटेड जो जापानीज कंपनी के साथ जो कोलैब करेगा, है ना, कोलैब यानी कि उसके साथ हाथ मिलाएगा, तो एक तो ये फैक्टर है कोलैबोरेशन। अब आंसर देखते हैं इसका क्या है। सबसे बड़ा फैक्टर क्या है इसका, यहां पे टू फैक्टर दैट वुड अफेक्ट द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ पिनाकल लिमिटेड। सबसे पहला डाइवर्सिफिकेशन, वो डाइवर्सिफिकेट यानी डाइवर्सिफाई कर रहा है ना, अपने प्रोडक्ट से किसी और प्रोडक्ट में शिफ्ट कर, वो तो बना रहा था कुछ और, वो तो फर्नीचर बना रहा था, बट वो देखा कि डिमांड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का ज्यादा हो रहा है, तो वो डाइवर्सिफाई कर गया, राइट। तो एक फैक्टर आप बेटा एग्जाम में ये लिख दोगे, क्या लिखोगे, इट विल इंक्रीज द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट एज द इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड कैपिटल विल इंक्रीज। क्यों सर, क्योंकि वो डाइवर्सिफाई कर रहा है, किसी और आइटम पे डील करेगा, तो ऑटोमेटिक सा बात है सर कि तुम्हारा कैपिटल ज्यादा लगेगा कंपैरेटिवली। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। अब कोलैबोरेट करोगे, जापानीज कंपनी के साथ तुमने हाथ मिलाया, दैट्स व्हाई रिड्यूस हो जाएगा तुम्हारा लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो भी पैसा मिलाएगा, तुम भी पैसा मिलाओगे। कोई दिक्कत नहीं सर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है 3 मार्क्स का। चलो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है सर यहां पे, स्टील लिमिटेड एक कंपनी है, इज थिंकिंग फॉर रेजिंग फाइनेंस। ये फाइनेंस चाह रहा है ना, रेस करना के लिए चाह रहा है, सोच रहा है, थिंकिंग टू फर्दर इट्स प्रोजेक्ट ओवरसीज, कि अब विदेश में भी अपना व्यापार करना चाह रहा है ना। फॉर दिस द कंपनी इज ऑब्जर्विंग द अदर कंपनी रेजिंग ऑफ फाइनेंस। बोलता है इसके लिए ये कंपनी दूसरे कंपनी को देख रहा है कि वो क्या कर रही है, ऑब्जर्व कर रहा है कि दूसरे कंपनी क्या, कौन सा, यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो है ना, ये दूसरे का देख रहा है कि कितना उसकी दूसरे कंपनी ने उधार ले रखा है, कितना दूसरे कंपनी ने इक्विटी शेयर इशू कर रखा है, राइट। उसके बाद क्या बोल रहा है सर यहां पे, देयर डेट एंड इक्विटी रेशियो एंड बीइंग थ्रोली स्टडीड बाय द फाइनेंशियल एक्सपर्ट ऑफ द कंपनी। उसके बाद फाइनेंशियल एक्सपर्ट से वो डिस्कस कर रहा है इसके बारे में। तो हमें बताना क्या है सर, आइडेंटिफाई करो एंड एक्सप्लेन करो द फैक्टर अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा, तो उस पर क्या चीज को अफेक्ट किया, तुम्हारे कैपिटल स्ट्रक्चर को किस चीज ने अफेक्ट करा, बताना। तो यहां पे बोलता है कि आई थिंक कि वो ऑब्जर्व कर रहा है दूसरे कंपनी का ना, तो देखो यहां पे आंसर में क्या लिखा हुआ है बेटा, बोलता है द फैक्टर अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इज कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनी, है ना। ये तुम्हारा एक फैक्टर है जो अफेक्ट करेगा तुम्हारे कंपनी को। क्या सर, कि आप दूसरे कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये काम नहीं करना है, आप ये काम मत करना कभी कभी भी। अगर लाइफ में बिजनेस कर रहे हो तो दूसरे का आप अपना एनालिसिस करो ना यार। हाँ देखो, देखना मना नहीं है, बट उसके जैसा ही तुम्हारा भी हो जाए ऐसा कोई सर्टेनिटी नहीं होता है। आ रहा बात समझ में, तुम्हारा कंपनी का क्या है कैश फ्लो, तुम्हारे कंपनी का क्या है लिक्विडिटी, सब चीज बेटा उस पर डिपेंड करता है। जस्ट एग्जांपल, तुम्हारा लिक्विडिटी है ही नहीं, तुम्हारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ फंड कैश है ही नहीं, और तुमने उधार ले रखा है, तो बेटा उधार इज अ फिक्स लायबिलिटी ना। जो लायबिलिटी है, जो तुम्हारा कर्ज है बैंक से, वो तुम्हारा फिक्स लायबिलिटी है, हर हाल में आपको पैसा वापस देना होगा। तो उस सिनेरियो में आप क्या कर जाओगे, फेल कर जाओगे इन टू द रीपेमेंट ऑफ डेट। कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये लिख करके चले आना, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन इस तरह का। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, अतुल एक इंसान है, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एमबीए कंप्लीट करने के बाद अतुल वांट टू ओपन अ रेस्टोरेंट एंड इज लुकिंग फॉर अ प्रॉपर प्लेस। एमबीए कंप्लीट करने के बाद उसको, अतुल को क्या खोलने का मन है, एक रेस्टोरेंट ओपन करने का मन है, और वो उसके लिए क्या देख रहा है सर, प्रॉपर प्लेस देख रहा है। कोई दिक्कत, खोलने का मन है रेस्टोरेंट और प्रॉपर प्लेस देख रहा है। टू ओपन इट ही इज ऑल्सो थिंकिंग ऑफ द अमाउंट ऑफ फंड। ये उसके लिए पैसे का भी तलाश में सोच रहा है क्या किया जाए, विच विल बी रिक्वायर्ड फॉर सम ऑफ द सेटअप लाइक फूड मेकिंग एंड स्टोरिंग मशीनरीज। बोलता है कि वो तलाश रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ा क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का आपके एग्जाम में आ सकता है। अतुल आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एमबीए लुकिंग फॉर ओपनिंग अ रेस्टोरेंट, वो रेस्टोरेंट खोलना चाह, वांट टू ओपनिंग अ रेस्टोरेंट एंड लुकिंग फॉर अ प्रॉपर प्लेस, वो प्रॉपर प्लेस भी देख रहा है ना। एंड ऑल्सो लुकिंग फॉर, थिंकिंग फॉर अमाउंट ऑफ फंड विच विल बी रिक्वायर्ड, कितना पैसा लगेगा किस चीज के लिए,
यहां पे बोला गया है स्टोरिंग मशीनरी एंड फूड का सारा सेटअप के लिए। तो कौन सा डिसीजन, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डिसीजन। तो बेटा आपने 3 डिसीजन पढ़ा, देखो याद होना चाहिए यार। देख रहे हो हर एक केस स्टडी के बाद ना एक आइडेंटिफाई द डिसीजन। अब कौन सा डिसीजन, तुम यार कंफ्यूज कर जाओगे एकदम कि यार क्या पूछ रहा है ये डिसीजन। तो आपको पता होना चाहिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, ये 3 टाइप का डिसीजन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलो यहां पे क्या, यहां पे ये सोच रहा है इन्वेस्ट करने के लिए, आ रहा भाषा में। तो यहां पे आई होप बेटा के इसका आंसर होगा तुम्हारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन आर द मेंशन इन अबव केस। उसके बाद हम लोग क्या लिख देंगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन रिलेटेड टू हाउ द फर्म फंड आर इन्वेस्टेड इन द डिफरेंट असेट्स। इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैन बी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म फिक्स्ड कैपिटल, कैपिटल बजटिंग डिसीजन जिसको बोलते हैं, शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल, राइट। फॉर एग्जांपल मेकिंग, ये सारा चीज एक बार पढ़ लेना अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। जिसको पीडीएफ चाहिए मैसेज करना, पीडीएफ भी भेज देंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। देखो है कुछ भी नहीं, लेकिन है बहुत कुछ, इसलिए क्योंकि अगर आपके एग्जाम में इस तरह का केस स्टडी आता है बहुत इजीली आप सॉल्व कर लोगे, बट आपको समझ तो जाओगे, बट आपको आना चाहिए इसका कॉन्सेप्ट क्या, आखिर इसका आंसर क्या होगा। वो आंसर याद करने के लिए केस स्टडी बनाना जरूरी नहीं है, कॉन्सेप्ट याद करना जरूरी है, याद रखना। नेक्स्ट, इस तरह का क्वेश्चन जो भी मैंने बताया, इस तरह क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आई थिंक 4 मार्क्स का तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। चलो 4 मार्क्स का क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्या है, सक्षम लिमिटेड एक कंपनी है, फॉर्म अ मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल, ध्यान से समझना, टेक्सटाइल बनाता है, ठीक है, यानी कि कपड़ा बनाता है सर ये। विश टू डाइवर्सिफाई, अब बेटा ये भी डाइवर्सिफाई करना चाह रहा है इट्स बिजनेस। दे वेयर कंसिडरिंग 2 पोर्शन, ये 2 पोर्शन है उसके, इसके पास 2 दिशा है इसके पास। इधर टू डाइवर्सिफाई इनटू मैन्युफैक्चरिंग टूथपेस्ट, ये चाह रहा है, इसके पास 2 भाग है, 2 पोर्शन है कि ये एक मैन्युफैक्चरिंग करे टूथपेस्ट का, या तो स्विच कर जाए इन्वेस्ट इन द परचेज ऑफ लैंड, या जमीन का परचेज करना स्टार्ट कर दे, है ना। पहले वो करा था टेक्सटाइल, इसके पास 2 पोर्शन आया, पहला टूथपेस्ट बनाए या दूसरा लैंड परचेज करे, राइट। टू सेट अप द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन द बैकवर्ड एरियाज ऑफ गुजरात, बोलता है बैकवर्ड एरिया में गुजरात में अपना सेटअप को, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप को सेटअप करने के लिए। विच अपॉर्चुनिटी इन द एरिया, वो एक अपॉर्चुनिटी है एरिया में, बट ओनली आफ्टर फुलफिलिंग ऑल लीगल रिक्वायरमेंट्स। ये तो जरूरी है सर कि आपको सारा लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के बाद ही आप ये काम कर सकते हो, है ना। उसके बाद क्या बोला गया है सर कि सारा लीगल रिक्वायरमेंट एंड टेकिंग अप्रोप्रिएट स्टेप स्टेप टू इंश्योर दैट द एनवायरमेंट वाज नॉट पॉल्यूटेड, कि तुम पूरा का पूरा इंश्योर हो जाओ कि तुम्हारा एनवायरमेंट पॉल्यूट नहीं होगा। द फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी मिस्टर रामाकांत, एक रामाकांत नाम का इंसान है जो कि उस कंपनी में, किस कंपनी में, सक्षम लिमिटेड में क्या है, फाइनेंस मैनेजर है ना। बोलता है द रामाकांत वाज आस्क्ड, यानी कि बोला गया किसको, रामाकांत को, मैनेजमेंट ने बोला टू प्रिपेयर, के एक रिपोर्ट बनाइए ऑन द फैक्टर विच शुड बी कंसीडर्ड व्हाइल मेकिंग द अबव इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये तो समझ में आ गया कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, बट क्या क्या फैक्टर्स है इस इन्वेस्टमेंट डिसीजन में, इसका एक रिपोर्ट बनाइए। तो इसका अब क्वेश्चन तुमसे पूछता है, स्टेट एनी 2 फैक्टर्स दैट मिस्टर रामाकांत वुड गिव इन हिज रिपोर्ट। 2 फैक्टर बताइए एवं केस को देख करके जो ये रामाकांत बनाएगा अपने रिपोर्ट में। Also state any 2 reason which make it important for the above decision to be made carefully। दो फैक्टर रामाकांत बनाएगा ना, वो क्यों केयरफुली बनाना है ये भी आपको बताना है बेटा। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा टफ है, आओ देखते हैं क्या बोल रहा है। फैक्टर दैट शुड बी केप्ट इन माइंड बाय द कंपनी व्हाइल मेकिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। पहला क्या बोल रहा है सर, द अमाउंट ऑफ कैश फ्लो शुड बी केयरफुली एनालाइज्ड बिफोर कंसिडरिंग द डिसीजन बिकॉज लिक्विडिटी इज कंपल्सरी फॉर द रीपेमेंट ऑफ फिक्स्ड लायबिलिटी और डेट। आ रहा भाषा में, इसीलिए बोला गया कैश फ्लो होना जरूरी है, ये आपको मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए काम करना है, रिपोर्ट बनाना है। द रेट ऑफ रिटर्न भी बहुत जरूरी है देखना। ऐसा नहीं है कि बेटा आपका आरओआई कम हो जाए डेट से, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो क्या बोला गया सर यहां पे,
द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड असेसमेंट ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व फ्रॉम द ईच प्रपोजल शुड बी एनालाइज्ड। हर एक चीज को बेटा आपको एनालाइज करके रिपोर्ट बनाना होगा। द डिसीजन टू इन्वेस्ट इन द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इन्वॉल्व अ नंबर ऑफ कैलकुलेशन रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रेट, कैश फ्लो एंड रेट ऑफ रिटर्न। ईच एंड एवरीथिंग आपको रिपोर्ट में देना होगा, तब जाके हम लोग प्रॉपर तरीके से चीजों को डिटरमाइन कर सकते हैं, अदरवाइज हम फेल कर जाएंगे सर। आर में आरओआई, हर एक चीज हम लोग, कैश फ्लो, लिक्विडिटी, ईच एंड एवरीथिंग हम लोगों को देखना होगा। तो ये सारा लिख देना आप लोग। अब यहां पे सेकंड क्वेश्चन हमसे जो पूछा था कि ऑल्सो स्टेट एनी टू रीजन which make it important for the above decision to be made carefully। क्यों बनाना ये जरूरी है और क्यों ध्यान में रखते हुए बनाना जरूरी है carefully। बोलता है the following are the reason that make the above decision to be made carefully। पहला, this decision have a bearing on the long term project। सिंपल सा बात यार, कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हो कि गुजरात में ये खोलना है, आपको पूरा प्रोस्पेक्टिव के साथ, पूरा डेडिकेशन के साथ खोलना है, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो ना यार। लॉन्ग टर्म के लिए डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हो कि टूथपेस्ट बनाएं या जमीन को खरीदें, तो ये सारा चीज जो है ये एक लॉन्ग टर्म चीज है ना। जमीन खरीद के ऐसा तो नहीं कि तुरंत बेच देंगे। तो बोला गया यहां पे ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, दैट्स व्हाई दिस डिसीजन हैव बी बियरिंग। तो उसके बाद दिस डिसीजन रिजल्ट इन ए सब्सटेनल पोर्शन ऑफ कैपिटल फंड बीइंग ब्लॉक्ड इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। बोलता है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में आपका हमेशा कैपिटल क्या हो जाता है, ब्लॉक्ड हो जाता है, यानी कि पैसा फंस जाता है। जमीन खरीद लिया तुमने 10 करोड़ रुपए का, पैसा फंस गया ना, मशीनरी परचेस कर लिया, पैसा फंस गया ना, तो बेटा इसके लिए भी आपको इसको एकदम अच्छे से केयरफुली बनाना है। क्वेश्चन क्या हमारा, क्यों हमें रिपोर्ट बनाना है केयरफुली, क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये इंपॉर्टेंस है। Then after this decision influence the overall business risk complexion of the firm। सिंपल सा बोलता है पूरा का पूरा फर्म को अफेक्ट करेगा तुम्हारा ये डिसीजन। आरा बात समझ, लॉस हुआ पूरा का पूरा फर्म का कहानी खत्म हो जाएगा। और लास्ट, दिस डिसीजन वंस टेकन, एक बार तुमने अगर ये डिसीजन ले लिया, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, राइट, आर नॉट रिवर्सिबल विदाउट इनकरिंग हेवी लॉस। तुमको जब तक एक हेवी लॉस नहीं हो जाता है तुम अपना स्टेप बैक नहीं ले सकते हो, यानी कि पैर पीछे नहीं ले सकते हो। निर्णय ले लिया यानी कि बंदूक से गोली चल गया मतलब चल गया, कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये है तुम्हारा आंसर। ये 4 मार्क्स का बेटा मैंने बताया कि 4 मार्क्स का तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी तुम्हारा एग्जाम में 4 मार्क्स का आ सकता है, ध्यान से समझना क्या लिख रहा है। धीरज वांट्स टू स्टार्ट अ बिजनेस। धीरज एक इंसान है जो कि चाह रहा है बिजनेस स्टार्ट करने, बहुत अच्छा। किस चीज का, ऑफ सेलिंग N95 मास्क बनाने का, आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ द ग्लोबल पैंडेमिक ऑफ कोविड-19, है ना, कोविड-19 आने के बाद, ड्यू टू द अनसर्टेन मार्केट कंडीशन ही वांट टू मेक अलाउ इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड कैपिटल। सिंपल सा चीज बोल रहा है कि ये जो देखा कि तुम्हारा मार्केट अनसर्टेन है, हम लोग को पता है मार्केट अनसर्टेन है, तो ये चाह रहा है कि यार जो फिक्स्ड कैपिटल है ना उसमें अलाउ किया जाए इन्वेस्टमेंट का, राइट। सजेस्ट हाउ द डिसीजन रिलेटेड टू द चॉइस ऑफ टेक्निक। देखो यहां पे बोलता है कि तुमको सजेस्ट करना है हाउ द डिसीजन रिलेटेड टू द चॉइस ऑफ टेक्निक। बेटा टेक्निक का मतलब होता है काम करने का तरीका, काम करने का तरीका। तो चॉइस ऑफ टेक्निक आपके पास दो, काम करने का तरीका दो, या तो लेबर इंटेंसिव, लेबर को लगा के काम करो, या तो कैपिटल इंटेंसिव, या तो मशीनरी को लगा के करो। तो डिमांड था, लेकिन यहां पे बोलता है एंड फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव कैन हेल्प द धीरज इंश्योरिंग अ लो इन्वेस्टमेंट। ऐसा क्या चीज बता रहे हो तुम, किस लिए बता रहे हो तुम, यहां पे बोलता है सजेस्ट करो हाउ द डिसीजन रिलेटेड टू द चॉइस ऑफ टेक्निक एंड फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव। सिंपल सा बोला तुमको दो चीज बताना है, सजेस्ट करना है, पहला टेक्निक और दूसरा फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव। कैन हेल्प धीरज, जो कि धीरज को मदद करे इंश्योर करने में कि वो लो इन्वेस्टमेंट करे फिक्स्ड कैपिटल में, उसको रिक्वायर्ड हो, है ना। तो आओ हम लोग देखते हैं सर क्या बोल रहा है। सबसे पहला चॉइस ऑफ टेक्निक, दूसरा फाइनेंशियल अल्टरनेटिव। देखो यहां पे मैंने अंडरलाइन किया था दोनों को, कौन कौन सा बोला गया था सर यहाँ पे, चॉइस ऑफ टेक्निक और दूसरा फाइनेंशियल अल्टरनेटिव। लिख देना इस तरीके से, क्या बोल रहा है, चॉइस ऑफ टेक्निक एज ही विश, अगर उसका मन है टू स्टिक टू अ लो इन्वेस्टमेंट मॉडल, वो लो इन्वेस्टमेंट मॉडल के साथ जाए,
वी मे सजेस्ट, हम लोग सजेस्ट करेंगे हिम टू गो विद द लेबर इंटेंसिव अप्रोच बिकॉज लेबर इंटेंसिव टेक्निक इज चीपर देन द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। आ रहा बात समझ में, वो सस्ता होता है टू मैन्युफैक्चर एंड 95 मार्क्स सिंस बेटर टेक्नोलॉजी वुड कॉस्ट हिम मच एंड हिज रिस्क अपेटिट इज नॉट कंडक्टिव फॉर कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक। एक तो ये लिख देना। उसके बाद फाइनेंशियल अल्टरनेटिव क्या बोल रहा है सर, एज ही विश, अगर उसका मन हो तो स्टिक अ लो इन्वेस्टमेंट मॉडल के साथ वो जाए। वी मे सजेस्ट हिम टू गो विद द लीज ऑप्शन ऑफ फिक्स्ड असेट्स लाइक बिल्डिंग, हेवी मशीनरी, टेक्निक, ये सब कम करे, ये सब वो कम करे, है ना। मे रिड्यूस हिज इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट इन द बिजनेस, ताकि उसका बिजनेस का जो रिक्वायरमेंट कैपिटल है, रिक्वायर्ड कैपिटल है, इनिशियल कैपिटल है, वो कम लगे। तो ये दो तरीका तुम बता सकते हो, उसको सजेस्ट कर सकते हो। क्लियर होगा सबको? चलो नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन तुम्हारा आ सकता है एग्जाम में 4 मार्क्स का। आओ देखते हैं क्या है सर। विनय हैज स्टार्टेड अ पिज्जा बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ये मैन्युफैक्चरिंग करता है पिज्जा और बना करके बेचता है। द अर्ली मॉर्निंग शेड्यूल इज वेरी बिजी। बोलता है विनय का जो अर्ली मॉर्निंग का जो शेड्यूल है ना वो बहुत बिजी है ना। as the product is dispatched as soon as it is made to keep it fresh। बोलता है कि जैसा ही वो बना उसको डिस्पैच करना होगा ताकि वो फ्रेश रहे। and is sent to the various pizza making restaurant and hotels। वो होटल, वो डायरेक्ट कंज्यूमर को नहीं सेंड कर रहा, वो होटल्स में सेंड कर रहा, राइट। डेली फ्रेश पिज्जा बेस्ड हैज टू बी डिलीवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड ऑर्डर एज दे आर नो श्योर अबाउट कंजम्पशन। उसको नहीं पता है कि कंजम्पशन कितना होगा, आज कितना होगा, कल कितना होगा, नहीं पता है। ही इज अनसर्टेन। क्यों सर? क्योंकि डिमांड पे ना डिपेंड है यार, तभी ना सप्लाई करोगे। पागलों की तरह बनाने थोड़ी लग जाना है ना। चलो आगे पढ़ो क्या है। पैटर्न इन द सिटी। व्हाट डू यू थिंक, क्या आपको लगता है इज गोइंग टू बी द वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, कितना वर्किंग कैपिटल इसको चाहिए ऑफ दिस बिजनेस, इस बिजनेस के लिए। एक्सप्लेन द फैक्टर दैट हैज अफेक्टेड द वर्किंग कैपिटल ऑफ द बिजनेस शेयर। दो चीज आपको बताना है। केस बड़ा सिंपल। पहला क्या है सर, केस एकदम 2-3 लाइन में तोड़ देना है केस को। विनय स्टार्ट किया पिज्जा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वो डेली बना करके भेजता है होटल्स को, रेस्टोरेंट को, बट उसका कंजम्पशन डिटरमाइंड नहीं है, तय नहीं हुआ है, फिक्स नहीं है, कभी ज्यादा कभी कम। पैटर्न ऑफ सिटी पे डिपेंड कर रहा है वो, है ना, डिमांड पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन यहां पे अब तुमको बताना है तो उसका वर्किंग कैपिटल क्या रहेगा, और वर्किंग कैपिटल को अगर ज्यादा है तो क्यों है, कम है तो क्यों है, ये तुमको क्वेश्चन पूछ रहा है। आओ आंसर देखते हैं क्या है। आंसर बोलता है द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ दिस बिजनेस वाइल बी लो। आंसर बेटा तुम क्या लिखोगे, लो। क्यों सर? क्योंकि आपको पागलों की तरह बनाना नहीं है। ये नहीं कि डेली आपको टारगेट मिल गया 10,000 पीस बनाना है, तब आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा, क्योंकि रॉ मटेरियल ज्यादा, रिसोर्सेज ज्यादा, लेबर ज्यादा, क्योंकि ऑर्डर तो फिक्स है ना। तो यहां पे बोले ऑर्डर फिक्स नहीं है, कंजम्पशन पे डिपेंड है ऑर्डर। लोग ऑर्डर करेंगे रेस्टोरेंट को तब तुमसे रेस्टोरेंट वाला मंगाएगा, होटल्स में ऑर्डर करेंगे तब होटल वाला आपसे मंगाएगा, राइट। दैट्स व्हाई द कंजम्पशन इज लो। सॉरी, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज लो। कोई दिक्कत नहीं सर। द रीजन फॉर दिस द लो रिक्वायरमेंट इज दैट द प्रोडक्शन साइकिल फॉर पिज्जा बेस इन शॉर्ट एंड एज द प्रोडक्शन इज मेड ऑन एस्टिमेटेड ऑर्डर, नो इन्वेंट्री, आपको कोई स्टॉक नहीं रखना है, इज रिक्वायर्ड विच विल फर्दर प्रिवेंट इन्वेंट्री कॉस्ट। ये कॉस्ट को भी बचाता है, स्टॉक के कॉस्ट को। तो बेटा आपको वर्किंग कैपिटल क्या लगेगा, लो लगेगा कंपैरेटिवली। उसके बाद अब कौन सा फैक्टर अफेक्ट किया है वर्किंग कैपिटल, जो तुम लो लिख रहे हो ना, क्यों लिख रहे हो? प्रोडक्शन साइकिल के वजह से। प्रोडक्शन साइकिल यहां पे एकदम छोटा है। ऑर्डर आया तब आपको देना है सामान, नहीं ऑर्डर आया नहीं देना है सामान, कोई दिक्कत नहीं सर। आ जाओ नेक्स्ट। अब यहां पे एक क्वेश्चन है तुम्हारा, ये भी तुम्हारा 4 मार्क्स का एग्जाम में आ सकता है आई थिंक। देखो क्या है, क्या ये 6 मार्क्स का होना चाहिए क्वेश्चन, पता नहीं 60 मार्क्स का हो सकता है। देख लो क्या है। एग्रोटेक फर्टिलाइजर लिमिटेड हैज प्लान्ड टू सेट अप अ प्लांट फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूरिया फर्टिलाइजर। बोलता है यहां पे एग्रोटेक फर्टिलाइजर लिमिटेड एक कंपनी है, वो प्लान किया किस चीज का, सेटअप करने के लिए एक प्लांट मैन्युफैक्चरिंग, किस लिए, यूरिया फर्टिलाइजर के लिए, है ना।
विच हैज, जिसके पास वेरी हाई मार्केट पोटेंशियल है, जिसके पास बहुत ज्यादा मार्केट पोटेंशियल है, एज देयर इज एक्सेस डिमांड, वो बहुत डिमांड है इसके पास, एज कंपेयर टू सप्लाई, सप्लाई ज्यादा डिमांड है बेटा, देख रहे हो। इट कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग एन इन्वेस्टमेंट, बोलता है कि ये लेबर इंटेंसिव टेक्निक नहीं है, यहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है प्रोजेक्ट में, और 2000 करोड़ रुपए इसमें लगेगा। कितना लगेगा? 2000 करोड़। मेजर पोर्शन ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट, एक बहुत बड़ा भाग है यहाँ पे, विच बी फिक्स्ड कैपिटल, एक 2000 जो करोड़ जो लग रहा है ना, वो लगभग सारा का सारा फिक्स्ड कैपिटल के लिए ही है ना। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रीफर टू फाइनेंस सच अ प्रोजेक्ट, यार कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसको लोन दे देगा, वही यहां पे लिख रहा है कि इतना ज्यादा डिमांड है इसका कि 2000 करोड़ का इसका प्रोजेक्ट है, बट फिर भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसको प्रीफर कर रहा है कि हम लोन इसको दे देंगे, है ना। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रीफर टू फाइनेंस सच अ प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि एसबीआई, जितना भी बैंक, एचडीएफसी वगैरह, ये सब बोल रहा है कि हम इसको पैसा दे देंगे। बिकॉज, क्यों देंगे सर? इट इज इन द कोर सेक्टर, ये कोर सेक्टर में आता है, मेन काम है ये। सिंस मार्केट ऑफ यूरिया फर्टिलाइजर इज क्विट हाइट, ये एक मुकाम पे है ये कंपनी, इट इज सोल्ड मोस्टली ऑन कैश बेसिस, इसीलिए बेटा डिमांड ज्यादा है, हम उधार नहीं देंगे भैया। अरे उधार तभी ना बेचेंगे यार जब हमको डर है कि मेरा सामान फंस जाएगा, डिमांड इतना है कि सप्लाई नहीं कर पा रहे, तो हम क्यों हम उधार बेचे? कैश देंगे, जो देगा उसी को देंगे हम लोग सामान, जो पैसा देगा, है ना। अब क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द मोस्ट डिजायरेबल डेट इक्विटी रेशियो फॉर द कंपनी। क्या तुम कैपिटल स्ट्रक्चर तुमसे पूछ रहा है कि डेट ज्यादा होना चाहिए या इक्विटी ज्यादा होना चाहिए, ये तुमसे पूछ रहा है। और पूछ रहा है ऑन व्हाट बेसिस शुड इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल बी डिटरमाइंड, बोलता है कि किस बेसिस पे इन्वेस्टमेंट होगा वर्किंग कैपिटल पे। तो देखो यहां पे एकदम सिंपल सा चीज, फाइनेंशियल लीवरेज आपने पढ़ा होगा। देखो बार बार केस स्टडी के बाद मैं आपको एक चीज एकदम रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बेटा जा करके आप वन शॉट वीडियो प्लीज देखो, क्योंकि हर एक चीज एक दूसरे से लिंक है। केस स्टडी बनाना, फिर मैं वही बात बोलूंगा कि जरूरी नहीं है, जितना जरूरी है आपको कॉन्सेप्ट का नॉलेज होना, कॉन्सेप्ट नॉलेज होगा तभी आप केस को सॉल्व कर पाओगे। देखो मैं तुरंत चला गया ना फाइनेंशियल लिवरेज पे, क्यों? क्योंकि मुझे पता है, आप सबको मैंने बताया और आपको भी पता है कि फाइनेंशियल लिवरेज बोलता है कि अगर आप उधार ज्यादा लेते हो तो ज्यादा कमाते हो, कम लेते हो तो कम कमाते हो। बट किस सिनेरियो में? सिनेरियो आपका होना चाहिए कि आपके पास सेल ज्यादा होना चाहिए, आपका कंपनी प्रॉफिटेबल होना चाहिए। आ रहा भाषा में, यानी कि आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है, आरओआई है, वो हर हाल में ग्रेटर देन होना चाहिए बैंक डेट से, यानी कि बैंक उधार से ज्यादा होना चाहिए आपका आरओआई। जस्ट एग्जांपल, अगर आप 1000 रुपया लगा रहे हो, है ना, 10% पे आपने कर्जा लिया किसी से, ठीक है, तो आप महीने का कितना कमा रहे हो? सॉरी, आपको महीने का कितना लोन देना होगा? 100 रुपया इंटरेस्ट देना होगा। 1000 का 10% 100 रुपया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप कमा रहे हो बेटा 50 रुपया, है ना, तो आपका इन्वेस्टमेंट में रिटर्न कितना है? 5%। कितना है सर? 5%। कोई दिक्कत? तो 5% कमा रहे हैं, एकदम सीधा ऐसे समझो ना यार, कि 1000 लगा के 50 रुपया कमा रहे हैं, 100 रुपया इंटरेस्ट दे रहे हैं, यानी कि 5% कमा रहे हैं और कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो यहां पे क्या सिनेरियो बन रहा है? आरओआई क्या हो जा रहा है? छोटा हो जा रहा है। किससे? बैंक डेट से। तो ये सिनेरियो में ये केस गलत है। लेकिन यहां पे पूछता है कि डिजायरेबल डेट इक्विटी क्या होगा, तो यहां पे बोलता है कि डेट इक्विटी यहां पे तुम्हारा इस सिनेरियो में, ये प्रॉफिटेबल कंपनी है ना, तो यहां पे ये चीज रॉन्ग हो जाएगा। यहां पे बोलता है कि उधार ज्यादा लो, इक्विटी कम। उधार जैसे ही तुम ज्यादा लोगे, ये पीएनएल अकाउंट में क्या करता है? प्रॉफिट को कम दिखाता है। प्रॉफिट को कम दिखाएगा तो तुम्हारा पीएनएल अकाउंट में प्रॉफिट कम हो गया, टैक्स बचा, प्रॉफिट ज्यादा कमा रहे हो तुम। अरे यानी कि तुम्हारा ये खर्च को, डेट जो है तुम्हारा खर्च को ज्यादा दिखा देता है ना, ज्यादा खर्च। क्योंकि देखो इंटरेस्ट जो फिक्स्ड लायबिलिटी है तुम्हारा वो है बैंक इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है, इंटरेस्ट पेड जो क्या है वो एक्सपेंडिचर है। तुम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखो तो एक्सपेंडिचर जो है वो पीएनएल अकाउंट में खर्च मतलब प्रॉफिट को कम दिखाता है। उस सिचुएशन में क्या हो रहा है? उस सिचुएशन में बेटा तुम्हारा टैक्स कम लगता है प्रॉफिट पे, है ना, तो तुम्हारा नेट प्रॉफिट यानी ईपीएस, अर्निंग पर शेयर जो है वो ज्यादा हो जाता है कंपैरेटिवली।
आ रहा बात समझ में? तो यहां पे इसका आंसर देखो क्या होना चाहिए, सिंस द प्रोजेक्ट इज कैपिटल इंटेंसिव proportion of debt should be much higher than equity। बोलता है कि कैपिटल इंटेंसिव जो है तो उसका प्रोपोर्शन ऑफ डेट शुड बी मच हायर देन इक्विटी, यानी कि यहां पे जो रेशियो होना चाहिए वो 75% तुम्हारा मान लो डेट और 25% मान के चलो इक्विटी का होना चाहिए, क्योंकि ये जो कंपनी है ये प्रॉफिटेबल कंपनी है तो कर्ज हम ज्यादा ले सकते हैं। जैसा ही देखेंगे कमाई कम हो रहा है कर्ज को कम करने लग जाएंगे, वरना हम दे नहीं पाएंगे पैसा। यहां पे तो लिक्विडिटी ही लिक्विडिटी है, अवेलेबिलिटी ऑफ कैश तो बहुत है, तो हम लोग तो आसानी से फिक्स लायबिलिटी को चुका सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं सर। सिंस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रिफर एडवांसिंग लोन फॉर मच अ प्रोजेक्ट, रेजिंग लोन फ्रॉम देम शुड नॉट बी प्रॉब्लम फॉर द कंपनी। साफ सुथरा लैंग्वेज में लिख रहा है यार कि अगर कंपनी प्रिफर कर रही है, बैंक प्रिफर कर रही है लोन, चुपचाप आंख बंद करके ले लो, तुमको कभी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये जो कंपनी है ये प्रॉफिटेबल कंपनी है, लिक्विडिटी इसमें जाना है, अवेलेबिलिटी ऑफ कैश होगा, कैश फ्लो होगा, और कैश फ्लो होगा तो आप आराम से फिक्स लायबिलिटी को अपना चुका सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है आंसर तुम्हारा, द कंपनी, दूसरा का क्वेश्चन क्या पूछा था यहां पे, ऑन व्हाट बेसिस शुड इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल बी डिटरमाइंड, किस बेसिस पर डिटरमाइन किया जाएगा? तो बोलता है द कंपनी शुड बी डिटरमाइन इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ मीटिंग द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। सिंपल सा बात, इसमें इतना दिमाग नहीं लगाना है। बोला गया वर्किंग कैपिटल किस चीज पे डिटरमाइंड होता है, तो सबको पता है परचेस करना पड़ता है हमें किस चीज को, इन्वेंट्री को, रॉ मटेरियल को, पे करना होता है वेजेस एंड सैलरी को, तब हमको वर्किंग कैपिटल का जरूरत होता है। मीट ओवरहेड एक्सपेंशन ऑफ पावर, फ्यूल, स्टेशनरी, अदर आइटम, इसलिए वर्किंग कैपिटल का जरूरत होता है। टू पे टैक्सेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, इसलिए वर्किंग कैपिटल का जरूरत होता है। टू मीट मार्केटिंग एंड जनरल एक्सपेंशन, और भी ब्ला 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 जितना चीज लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं सर। ये तुम्हारा हो गया वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट किस बेसिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ये भी है बेटा तुम्हारा 6 मार्क्स का। देखो 6 मार्क्स का क्या है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक तुमको बोल रहा है रमेश इनहेरिटेड अ वेरी लार्ज एरिया ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन बिहार। एक क्वेश्चन बिहार से, क्या है सर बिहार से क्वेश्चन? बोलता है रमेश को विरासत में मिला है एक बहुत बड़ा लैंड का एरिया, जमीन का हिस्सा है ना, बिहार में एग्रीकल्चर लैंड है। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज ग्रैंड मदर, दादी के मरने के बाद, ही प्लान टू सेल, और वो प्लान किया मरने के बाद कि सेल कर दिया जाए लैंड का पीस ऑफ लैंड एंड यूज द मनी, और उस पैसे को, जो बेचा हुआ जमीन का जो टुकड़ा है उसको बेचे हुए जो पैसा आएगा उसको यूज किया जाए किस चीज में, सेटअप अ स्मॉल स्केल पेपर फैक्ट्री में, पेपर बनाने में, है ना, टू मैन्युफैक्चर ऑल काइंड ऑफ स्टेशनरी आइटम लाइक कॉपी, लाइक बुक, ये और भी सारा चीज, फॉर रिसाइकल्ड पेपर, बिंग एंड एमेच्योर इन बिजनेस, यानी कि वो भी एकदम नया था मतलब बिजनेस के लाइन में। He decided to consult his friend, वो डिसाइड किया कि यार अभी तो हम नया हैं बिजनेस के लाइन में, तो वो चलो एक फ्रेंड से कंसल्ट करते हैं। फ्रेंड का नाम है बेटा सोमेश, फ्रेंड का नाम है तुम्हारा सोमेश, और तुम्हारा नाम क्या है रमेश, अपने पे लेकर के चलना है ना, बहुत सारा केस स्टडी में। वर्क इन फाइनेंशियल कंसल्टेंसी फॉर्म, वो एक फाइनेंशियल कंसल्टेंसी फॉर्म में काम करता है। तो रमेश ने सोचा कि सोमेश से बात किया जाए। सोमेश ने हेल्प किया उसे, help him to prepare a blueprint of his future business operation। सोमेश ने रमेश को हेल्प किया ब्लूप्रिंट बना करके। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है बेटा कि प्री एजम्पशन, कि आगे क्या होगा उसका एकदम हमको एक सिनेरियो तैयार कर दो। बड़े बड़े मीटिंग में देखते हो वो सारा वहां पे वो टेबल पे रखा हुआ रहता है कि वो डंडा लेकर के सारे बिजनेसमैन बताते हैं यहाँ पे ये होना चाहिए, वहां पे होना चाहिए, वो ब्लूप्रिंट तैयार है ना। उसके बाद क्या बोला गया, ऑपरेशन ऑन द किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सेल पे बनाओ, फोरकास्ट पे बनाओ इन नेक्स्ट 5 ईयर, क्या आगे का भविष्य होगा। बेस्ड ऑन से एस्टिमेटेड ही हेल्प रमेश टू एक्सेस, यानी कि क्या वो रमेश को हेल्प किया कि मेजर करने पे द आइज ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर द बिजनेस इन कॉन्टेस्ट ऑफ एव पेरा। बोलता है वह पेरा में कि वो जितना भी चीजें उसने फ्यूचर में के लिए डिसाइड करा था वो सब का ब्लूप्रिंट वो निकाल करके दे दिया कि नेक्स्ट 5 साल में तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, सेल क्या रहेगा तुम्हारा, नहीं रहेगा। राइट, केस समझ में आया होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है।
आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। बोला गया कि आइडेंटिफाई करो पहले और एक्सप्लेन करो उसके बाद किस चीज को, द टाइप ऑफ फाइनेंशियल सर्विस को दैट सोमेश हैज ऑफर्ड टू रमेश। ये जो सोमेश है ना, वो अपने दोस्त रमेश को कौन सा फाइनेंशियल सर्विस दिया, पहला तो ये बताओ, और ब्रीफली स्टेट एनी 4 पॉइंट हाइलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ द टाइप। जो तुम यहां पे आइडेंटिफाई करोगे ना और एक्सप्लेन करोगे ना, उसका कुछ यहां पे इंपॉर्टेंस बताओ और टाइप बताओ जो भी तुम यहां पे एक्सप्लेन कियो। तो देखो यार, यहां पे सिंपल सा बात, कुछ ऐसा नहीं है। सोमेश बेचारा एक अच्छा सा लड़का, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी में काम करता था, वो तो बस इतना ही ना गुनाह किया कि वो रमेश के बोलने से सारा का सारा चीज का ब्लूप्रिंट हेल्प कर दिया। इट मींस फाइनेंशियली जो भी प्लानिंग था, क्या बोला सर आपने, फाइनेंशियली प्लानिंग। तो यहां पे बेटा मेरे हिसाब से आंसर हो जाना चाहिए, सोमेश हेल्प रमेश टू मेक फाइनेंशियल प्लान। यहां पे जो सर्विस होगा वो फाइनेंशियल प्लान होगा। आई थिंक आप लोगों को इसका आंसर मिल गया होगा, और यहां भी आंसर आई थिंक यही होगा, फाइनेंशियल प्लानिंग। देखो यहां पे आंसर है, क्या है सर यहां पे आंसर बोलता है फाइनेंशियल प्लानिंग इज द टाइप ऑफ फाइनेंशियल सर्विस दैट सोमेश हैज ऑफर्ड टू रमेश। सिंपल सा बात, फाइनेंशियल प्लानिंग इज एसेंशियली, बहुत जरूरी है ये, क्योंकि हम लोग को आइडेंटिफाई ही करने नहीं बोला गया था, क्योंकि ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। 6 मार्क्स हो, 4 मार्क्स हो, 3 मार्क्स हो, बेटा आपको सिर्फ चेहरा देख करके नहीं दे देगा, है ना। आपको आइडेंटिफाई किया है आपने, तो एक्सप्लेन भी करना होगा, याद रखना। तो क्या बोला गया सर यहां पे, फाइनेंशियल प्लानिंग इज द टाइप ऑफ फाइनेंशियल सर्विस दैट सोमेश हैज ऑफर्ड टू रमेश। फाइनेंशियल प्लानिंग इज एसेंशियली द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, फ्यूचर ऑपरेशन एंड ऑल थिंग्स। तो बोला गया यहां पे फाइनेंशियल प्लानिंग ही इसका आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था सर, और भी तुम एक्सप्लेन कर देना। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा था, ब्रीफली स्टेट एनी 4 पॉइंट हाइलाइट द इंपॉर्टेंस। अब फाइनेंशियल प्लानिंग का इंपॉर्टेंस बताओ। द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलो। क्या है सर यहां पे देख ले जरा, इट हेल्प इन फॉरकास्टिंग what may happen in future under different business situation। अलग अलग सिचुएशन में बेटा क्या क्या बिजनेस में आगे होने वाला है, क्या हैपनिंग ऑफ द इवेंट होने वाला है ना। उसके बाद इट हेल्प इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स। आपको आगे शॉक्ड एंड सरप्राइज नहीं लगेगा, क्योंकि आप पहले से ही सारे चीजों को एंटिसिपेट कर रखा था, आपने डिस्कस कर रखा था, अच्छा ऐसा तो होने ही वाला था 2 साल के बाद, है ना। ये तो उसके वजह से आपको कोई भी बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइज नहीं लगेगा। If help in coordinating various business function, example sale, production function, by providing the clear policy and procedure। फाइनेंशियल प्लानिंग तुमने बना लिया, प्लान एंड पॉलिसी बना लिया, प्रोसीजर बना लिया, तो ये सारा बना लेने के बाद तुमको कहीं से भी कोई दिक्कत बिजनेस के फंक्शन में, प्रोडक्शन फंक्शन में नहीं लगा, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग क्लियर्ड क्लियरली, है ना, कि तुम क्लियर्ड है सारा चीज। डिटेल्स प्लान ऑफ एक्शन प्रिपेयर्ड अंडर द फाइनेंशियल प्लानिंग रिड्यूस वेस्टेज, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट एंड गैप इन प्लानिंग। सिंपल सा चीज, ओवरलैपिंग वगैरह नहीं होता प्लान। तो प्लानिंग का जितना इंपॉर्टेंस है वो फाइनेंशियल प्लानिंग का भी इंपॉर्टेंस होगा। क्लियर सा बात। तो देखो बिजनेस स्टडीज रिलेटेबल है एक दूसरे से, तुम्हारे सोच से, तुमने सब पढ़ रखा है बेटा, बस तुमको एक रिलेट करने की जरूरत है। तुम्हारे फिलॉसफी पे पूरा का पूरा बिजनेस स्टडीज डिपेंड करता है कि कितना किसका क्षमता है, किसका कितना कैपेसिटी है, थिंकिंग पावर किसका कितना ज्यादा है। फिर से वही रिक्वेस्ट, प्लीज जाकर के वन शॉट वीडियोस देखो। आरावासा में वन शॉट वीडियो देखने से ये होता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। याद रखना कौन कौन सा डिसीजन है, ये है, वो है, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे। तो जिस चैप्टर का आपके स्टडी बनाने वाले हो उससे पहले उसका वन शॉट वीडियो प्लीज देख लो, ताकि एकदम आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। 3 दिन है अभी आपके पास, कल, आज है, कल है, परसों है ना। पता नहीं आप ये वीडियो मेरा कब देख रहे हो, बट ये वीडियो मैं आज 24 मार्च को मैं बना रहा हूं, तो 24 भी अभी आपके पास है, रात तो है ही, है ना, रात में ऑब्वियसली आप लोग पढ़ते हो। 25 है आपके पास। कोई होली, इस साल होली छोड़ दो एकदम, क्योंकि मार्क्स बढ़िया आएगा तो हर साल होली होगा, है ना। उसके बाद 25 और 26 ये 2 दिन है। 27 को थोड़ा बहुत रिवीजन वगैरह कर लेना, सुबह सुबह चले जाना एग्जाम देने, एकदम आग लगा करके आना है, ठीक है। तो चलो कोशिश करते हैं, इधर भी हमको भी बहुत सारा काम रह रहा है, तो कोशिश करेंगे और भी एक आध चैप्टर का डाल देने का। मेरा कहना है चैप्टर्स को छोड़ो, केस स्टडी को छोड़ो, आप पूरा का पूरा फोकस करो अपने कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि अभी केस स्टडी, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ही, मैंने बता दिया। केस स्टडी आप तभी सॉल्व करो जब आपका कॉन्सेप्ट पूरा करें, क्योंकि ये रटोगे नहीं, कुछ हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। जितना टाइम इस पे दे रहे हो ना, आप किसी एक चैप्टर को प्रॉपर तरीके से पकड़ो और काम अपना कर लो। तो चलो बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय, कीप स्टडिंग, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू।
और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।